नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का जो क्वेश्चन है वह है नागरिक शास्त्र। और नागरिक शास्त्र में 2024 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के हल। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एमसीक्यू का क्वेश्चन। आज हम लोगों का जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वह है अति लघुत्तरी और लघुत्तरी। तो अति लघुत्तरी लघुत्तरी को हम कैसे पेपर में लिखेंगे, इस प्रकार से। तो चलिए हम लोग उसको हल करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह यह है कि दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है। दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है। अब ऐसे प्रश्न को लिखने के लिए अगर प्रश्न का नेचर अति लघुत्तरी में है तो दो ही लाइन में देना होगा। तो यहां पर आपको यह जरूर ध्यान देना है, लघुत्तरी में थोड़ा बड़ा रखना होगा। तो दूसरी दुनिया के देशों में तो पूरा विश्व 3 दुनिया में चल रही है। एक पहली दुनिया का देश, एक दूसरी दुनिया का, एक तीसरी दुनिया के देश में। और यहां पूछा क्या जा रहा है कि दूसरी दुनिया, तो पहली दुनिया पूंजीवाद से रिलेटिव कर दिया जा रहा है और दूसरा साम्यवाद से एक है विकसित, जो अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं ऐसी दुनियाओं को। तो यहां पर जो पूछा जा रहा है वह क्या है कि दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाता जाता है। दूसरी दुनिया के रूप में पहचान वाले 2 देशों के नाम लिखिए। तो दूसरी दुनिया के देशों में उन देशों को शामिल किया जाता है जो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के नेतृत्व वाले खेमे में शामिल थे। ऐसे देशों में सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया आदि देश शामिल थे। तो क्लियर हो गया होगा। फिर से समझ लें। शीत युद्ध का जो मूल भाव है वह यह है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1941 से लेकर आप कह सकते हैं कि 1945 के बीच में के बाद दुनिया 2 खेमों में बटी हुई दिखाई देती है। एक खेमे का नेतृत्व पूंजीवाद से, जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देश हैं। दूसरी दुनिया के देशों में सोवियत संघ, जो साम्यवादी कम्युनिस्ट को मानता है। तो सोवियत संघ से संबंधित विचारधारा जो साम्यवाद से रिलेटिव हो रहा है। तो 2 खेमों में दुनिया बन रही है, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी व्यवस्था में। तो सोवियत संघ जिसका खेमे का नेतृत्व करता है उसके प्रमुख देश जो भी उसके साथ शामिल हैं वह 2 खेमों में जो दिखाई दे रहा है, एक पूंजीवादी, एक दूसरा समाजवादी, साम्यवादी में। तो एक खेमे का नेतृत्व हमने क्या बताया, ब्रिटेन, अमेरिका, और दूसरे खेमे का नेतृत्व सोवियत संघ के नेतृत्व में कौन कौन से देश हैं? पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया आदि देश शामिल हैं। तो यही यहां प्रश्न पूछा गया। अब आइए कि सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 2 परिणामों का उल्लेख कीजिए। जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था तब तक आप कह सकते हैं कि पूरा विश्व 2 खेमे में विभाजित हुआ दिखाई दे रहा है। अभी चर्चा की। अब यहां कह रहा है कि जब सोवियत संघ का जो विघटन हुआ 1991 में, आप देखेंगे जो विघटन हुआ, इसके किन्हीं 2 परिणामों का, विघटन के बाद इसके 2 परिणामों का यहां उल्लेख कीजिए। भाई, सोवियत संघ जैसे विघटित हुआ, जो दुनिया 2 ध्रुवीय देशों में बटा था, इसका मतलब क्या है, जो दुनिया 2 ध्रुवीय देशों में, 2 खेमों में बटा था,
और बटा हुआ था। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, वैसे पूरी दुनिया दो ध्रुवी में जो बटा था वह समाप्त हो गया और एक ध्रुवी व्यवस्था लागू हो गई। तो विश्व एक ध्रुवी हो गया है। विश्व अब क्या हो गया? एक ध्रुवी हो गया। दूसरा, सोवियत संघ में शामिल राज्य अलग अलग देशों के रूप में अस्तित्व आए। दूसरा कारण, पहला क्या हुआ कि जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, वैसे दुनिया, पूरा विश्व एक ध्रुवी देशों में आ गया। अब अमेरिका पूरी तरह से एक ध्रुवी हो गया। फिर दूसरा जो परिणाम आया कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो राज्य उसके साथ जुड़े हुए थे, उन राज्यों का, उन प्रांतों का अपना अपना अलग अलग देश के रूप में वे अस्तित्व में आए। वे राज्य अलग हो गए और अलग देश के रूप में अस्तित्व आए। तो यहां क्या दिया गया था? दो परिणामों का उल्लेख किए। तो यहां यही इसके दो परिणाम हैं। पहला, दुनिया एक ध्रुवी में हो गया। दूसरा, जो राज्य उसमें शामिल थे वे देश के रूप में अस्तित्व में आ गए। क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी क्या थी, इसके क्या परिणाम हुए? फिर देखिए पूछ रहा है कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए हैं, संक्षेप में बताइए। शॉक थेरेपी है क्या? शॉक थेरेपी आघात, शॉक थेरेपी क्या? आघात या सदमा लगना। शॉक थेरेपी क्या है? आघात लगना या सदमा लगना। और यह शॉक थेरेपी का प्रयोग किया जा रहा है कि यह शॉक थेरेपी सोवियत संघ के विघटन के बाद ऐसा ही हुआ। यहां आप देखेंगे कि शॉक थेरेपी का पहले मूल अर्थ क्या होता है? आघात लगना या सदमा पहुंचना, चोट पहुंचाकर। आघात या सदमा पहुंचाकर रोगी का इलाज करना। रोगी का क्या करना? इलाज। आघात या सदमा पहुंचा करके रोगी का इलाज करना। कम्युनिस्ट शासन के खात्मे के बाद, कम्युनिस्ट शासन कब खत्म हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या 1951 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, ऐसा भी कह सकते हैं। रूस में कुछ ऐसा ही हुआ। यही रूस में यही कंडीशन हुआ। जिस तरह की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था वहां मौजूद थी, उसके स्थान पर एक नए तरह की व्यवस्था कायम करने की कोशिश की गई। अब यहां क्या समझे कि भाई कम्युनिस्ट शासन जब समाप्त हुआ 1991 में, तो कह रहा कि वहां जो जैसी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था वहां मौजूद थी, कहां? रूस में। उस व्यवस्था, जो व्यवस्थाएं मौजूद थी, चाहे आर्थिक रूप से चाहे राजनीतिक, उस व्यवस्थाओं को समाप्त कर उसके स्थान पर एक नई तरह की व्यवस्था को लाने की कोशिश की गई। अब वह व्यवस्था कैसे थी? जो पहले व्यवस्था थी उस व्यवस्था को पूरी तरह से क्या किया? समाप्त करके एक नई व्यवस्था लाने की कोशिश की गई। कब? सोवियत संघ के विघटन के बाद। अभी तक, अब बता रहा कैसे, कौन सी व्यवस्था? अभी तक मतलब जब सोवियत संघ टूटा हुआ नहीं था, तब तक रूस की कृषि भूमि और उद्योग धंधे, भाई जब तक रूस का विघटन नहीं हुआ था, तब तक कह रहा है कि जब तक रूस का विघटन नहीं हुआ था, तब तक वहां की कृषि भूमि और उद्योग धंधों पर किसका नियंत्रण था? सरकार का। जब तक रूस का विघटन नहीं हुआ था, उसके कृषि और उद्योग धंधों पर सरकार का नियंत्रण था, जिसे समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है। समाजवादी व्यवस्था उसे क्यों कहा गया? कि उसके कृषि और उद्योग धंधों पर किसका अधिकार था? सरकार का। इसलिए इसे कौन सी व्यवस्था कहा जाता था? समाजवादी। अब यह बदलाव करेगा। यहां जब तक सोवियत संघ नहीं था तब तक यह व्यवस्थाएं मौजूद थी, लेकिन परंतु अब इन्हें निजी नियंत्रण में लाया जा रहा है। अब तक ये कहां थे? अब तक ये सरकार के नियंत्रण में थे। कौन? कृषि और उद्योग। अब इसको कहां लाया जा रहा है?
अब इसको निजी क्षेत्रों में लाया जा रहा। किसको? अब इसको निजी क्षेत्रों में लाया जा रहा है, कृषि और भूमि को लाया जा रहा है। और जब यह निजी क्षेत्रों में लाया गया तब इसी व्यवस्था को क्या कहा गया? पूंजीवादी व्यवस्था। जब सरकार के नियंत्रण में थी तब इस व्यवस्था को क्या कहा गया? समाजवादी। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद यहां की जो आमूलचूल परिवर्तन हुए उसमें क्या? कृषि और उद्योग धंधे पर जो सरकारी नियंत्रण हुआ करते थे वह समाप्त कर अब क्या? निजी क्षेत्रों के लिए लाए गए, जिसे हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी व्यवस्था। इसी प्रकार अभी तक रूस में कम्युनिस्ट तानाशाही विद्यमान थी। इसका मतलब जब तक निजी क्षेत्रों में नहीं लाया गया था तब तक यहां की शासन व्यवस्था कम्युनिस्ट तानाशाही थी। अब वहां लोकतांत्रिक संस्थाएं काम करनी थी। अब तक तानाशाही व्यवस्था थी, अब क्या हो गया? लोकतांत्रिक संस्थाएं काम करनी थी। इसी प्रकार एक तरह से रूसी समाज और इसकी अर्थव्यवस्था की कायापलट की जानी थी। रूसी समाज की अर्थव्यवस्था की कायापलट की जानी थी, यही उद्देश्य था, जो भारी उथल पुथल का कारण बनी। इसलिए इसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। उसकी सारी व्यवस्थाओं को आमूलचूल परिवर्तन करना ही। और यह परिवर्तन कब हुआ? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ क्या हुआ? विघटन हुआ। तो कहने का मतलब उसमें उद्योग और कृषि पर सरकारी नियंत्रण जो हुआ करते समाजवादी व्यवस्था को बदल करके पूंजीवादी व्यवस्था को लाने की दिशा में बढ़ा, और जिससे वहां पर काफी उथल पुथल हुआ। इसी को क्या कहा जाता है? शॉक थेरेपी। इसी को क्या कहा जाता है? शॉक थेरेपी, बड़े व्यवस्था कहा जाता। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, सोवियत प्रणाली क्या थी? अभी अब थोड़ा सा पढ़े, अब आगे देखिए। सोवियत प्रणाली क्या थी? साम्यवादी व्यवस्था थी, समाजवादी थी, क्यों थी? ये तो अभी पढ़े आप। अब आगे देखिए, सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत संघ के विघटन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हम हमें क्या जानना है? सोवियत संघ का विघटन ही क्यों हुआ? क्या कारण विद्यमान थे? एक कारण तो था कि दुनिया विश्व दो ध्रुवीय देशों में बटा हुआ और दोनों में विचारधाराओं में काफी अंतर थे, व्यवस्थाओं में भी अंतर रहे। व्यवस्थाओं में अभी आपको बताया गया, निजी और उद्योग क्षेत्रों पर सोवियत पर सरकार का नियंत्रण था, जबकि पूंजीवादी व्यवस्थाओं पर उद्योग और कृषि पर सरकार का नियंत्रण न होकर निजी क्षेत्रों के लिए खोला गया था। अब कारणों पर हम आते हैं। देखिए, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, हम लोग इस पर विचार करते हैं। सोवियत संघ के विघटन, देखिए गोर्बाचोव की नीति साम्यवाद की विकृतियों और अकुशल नौकरशाही को सुधारने की थी। यहां के सोवियत संघ के जो प्रमुख हुए, राष्ट्रपति हुए, वो कौन थे? गोर्बाचेव। गोर्बाचेव जब प्रमुख के रूप में हुए या साम्यवादी के प्रमुख लीडर बने, राष्ट्रपति बने, तो इनका उद्देश्य था, गोर्बाचेव का नीति क्या थी कि साम्यवाद के अंदर जो विकृतियां हैं, साम्यवादी व्यवस्था में जो विकृतियां हैं, अकुशल नौकरशाही, जो अकुशल नौकरशाही व्यवस्था थी, इसका इनका मुख्य उद्देश्य था इसे सुधारा जाए, जिसमें वह विफल रहे। साम्यवाद की व्यवस्था को सुधारने और नौकरशाहियों को सुधारने में का इनका जो प्रयास था, किसका? गोर्बाचेव के, यहाँ के राष्ट्रपति का जो प्रयास था, वह कहा जा सकता है कि बिल्कुल विफल रहा, बिल्कुल विफल हो गए। दूसरा कारण, पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी व सरकारों का पतन। यहाँ पूर्वी यूरोप में की स्थिति यह थी कि कम्युनिस्ट पार्टी और सरकारों का क्या हो गया था? पतन हो गया था। पूर्वी यूरोप के लोगों को यह भरोसा था कि उन्हें पश्चिमी राष्ट्रों का आर्थिक और यहां तक कि राजनीतिक समर्थन भी मिलेगा। इस आशा ने कम्युनिस्ट तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष कर रही जनता का मनोबल बढ़ाया। पहली बात थी कि पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी और सरकारों का पतन क्यों हो गया?
पूर्वी यूरोप के लोगों का पहली बात यह भरोसा था कि पश्चिम देश जो पूंजीवादी व्यवस्था के थे, अमेरिका, ब्रिटेन आदि जो थे, उनकी आर्थिक और यहाँ तक कि इन्हें यह भरोसा था कि पश्चिमी राष्ट्रों का आर्थिक और यहाँ तक राजनीतिक समर्थन भी मिलेगा। इनको था पूर्वी यूरोपों को कि हमें पूरी तरह से समर्थन किसका मिल जाएगा, पूंजीवादी व्यवस्थाओं का, पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन मिलेगा। इस आशा ने कम्युनिस्ट तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष कर रही, इसका जब आश्वासन मिला, इनको लगा कि मिलेगा मुझे सहयोग, तो किसके खिलाफ हो गए, कम्युनिस्ट तानाशाही के खिलाफ, और इससे यहाँ के जनता का मनोबल बढ़ा और इसके खिलाफ हो गए कम्युनिस्ट तानाशाही के। गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के कारण सोवियत संघ टूट गया। गणराज्यों की जो आकांक्षाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी, उनके कारण सोवियत संघ टूट गया। भारी उद्योगों पर जोर देने की वजह से उपभोक्ताओं वस्तुओं के उत्पादन में देश बहुत पीछे रह गया। भारी उद्योगों पर जोर देने की वजह से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में, भारी उद्योग को तवज्जो ज्यादा दिया जा रहा था, इससे उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में देश क्या हुआ, धीरे धीरे काफी पीछे हो गया, उनकी स्थिति गड़बड़ हो गई। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत रूस संबंध, यहां दे रहा कि सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तब भारत और रूस पर क्या प्रभाव था, उनका भारत और रूस के कैसे संबंध थे। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद यहां के राष्ट्रपति होते हैं बोरिस एल्सिन। सोवियत संघ का जिस समय विघटन हुआ उसके बाद वहां विघटन के पश्चात यहां के राष्ट्रपति कौन हुए, बोरिस एल्सिन ने। बोरिस एल्सिन ने यह आश्वासन दिया कि रूस जो है वह भारत की रक्षा जरूरतों को पूरी करता रहेगा। पहला संबंध कि रूस का विघटन हो जाने के बावजूद भी बोरिस एल्सिन जो वहां के राष्ट्रपति हुए, भारत को यह आश्वासन दिया कि हम भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करते रहेंगे और हमें कल पुर्जों की भी कमी नहीं हम होने देंगे, और हमें कल पुर्जों की कमी नहीं होने देगा। यह आश्वासन दिया कि रूस भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करता रहेगा और हमें कल पुर्जों की भी कमी नहीं होने देगा। जून 1994 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। 94 की घटना दे रहा है कि जून 1994 में भारत और रूस के बीच समझौते हुए जो विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और अंतरिक्ष खोज से संबंधित थे। 1994 में भारत और रूस के बीच जो 9 समझौते हुए और उनमें थे प्रमुख था विज्ञान, पर्यावरण और अंतरिक्ष खोज से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त रूस ने भारत को अत्यंत आधुनिक विमान सुखोई 30 देने का निर्णय किया। एकदम आधुनिक विमान सुखोई 30 को भी देने का निर्णय किया। नवंबर 2001 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रूस की यात्रा की। 2001 में हमारे प्रधानमंत्री कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रूस की यात्रा की। इस अवसर पर आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। जब यहाँ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 2001 में गए तो दोनों लोगों के बीच में क्या समझौता हुआ, किसके विरुद्ध, आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। दोनों देश आतंकवाद से जूझने के लिए सामरिक सहयोग समझौते के बारे में सहमत हो गए। इस आतंकवाद से समस्या निपटने के लिए दोनों देश आपस में क्या हो गए, सहयोग करने के लिए सहमत हो गए। फलस्वरूप भारत और रूस दोनों मिलकर इस तरह के कमांडो दस्ते तैयार करेंगे जो किसी भी तरह की आतंकवादी वारदातों से निपटा सके। यह समझौता हुआ भारत और रूस के बीच कब, विघटन के बाद। दिसंबर 2006 में दोनों देशों के बीच संयुक्त अंतरिक्ष अभियान का रास्ता साफ हो गया।
इसके अतिरिक्त भारत रूस से स्पेस टेक्नोलॉजी का आयात कर सकेगा। तो भारत सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत और रूस के संबंध। अब अगला देखें, रूस के साथ मित्रता। इस प्रकार भारत और रूस की मित्रता लगातार बढ़ रही है। जब भारत और किसके बीच, रूस के विघटन के बाद भी भारत और रूस के संबंध अच्छे रहे और लगातार जारी। वर्ष 2008 को भारत ने रूस के वर्ष के रूप में मनाया। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। 2008 में आकर के भारत ने रूस के वर्ष के रूप में मनाया। वर्ष 2008 को भारत जो है रूस के वर्ष के रूप में मनाया। 2009 को रूस ने भारत के वर्ष के रूप में मनाया। दोनों का संबंध को यहां देख रहे हैं कि दोनों 2008-2009 भारत जहां रूस के वर्ष के रूप में मना रहा है, वहीं रूस भारत के वर्ष के रूप में मनाया। 2010 में रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने भारत की यात्रा की। दिमित्री मेदवेदेव ने भारत की यात्रा की। 10 में भारत और रूस दोनों ने मिलकर पांचवी जनरेशन के लड़ाकू विमान बनाने की योजना बनाई। मई 2012 में व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति बने। 2012 में व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर क्या हुए, रूस के राष्ट्रपति बने। दिसंबर 2012 में रूसी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की। दोनों देशों के बीच नए सुखोई 30 लड़ाकू विमान और V5 हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के बारे में समझौते हुए। कहने मतलब किसका शासनकाल था? रूसी राष्ट्रपति कौन थे? व्लादिमीर पुतिन। इनके 2012 में रूसी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की और वहां सुखोई 30 लड़ाकू विमान और V5 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति के बारे में समझौते हुए। इसके अतिरिक्त रूस ने भारत में प्रत्यक्ष निवेश के समझौते पर भी हस्ताक्षर कर दिए। जुलाई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन के सिलसिले में ब्राजील गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में कहां गए? ब्राजील गए 2014 में। वहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन से उनकी बातचीत हुई। दिसंबर 2014 में 15वीं भारत रूस शिखर वार्ता के लिए राष्ट्रपति पुतिन भारत आए। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए, जैसा कि गैस आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक दीर्घकालीन समझौता, तेल और गैस की खोज के लिए संयुक्त प्रयास करने का फैसला तथा इस बात की छानबीन करना कि क्या भारत और रूस के बीच गैस पाइपलाइन बिछाना संभव है। यह भी एक समझौता था कि क्या भारत का रूस के साथ गैस पाइपलाइन जो बिछाना या गैस पाइपलाइन को ले जाना संभव है या नहीं संभव है, इस पर भी बातचीत हुई। रूस के साथ संबंधों ने भारत को निम्नलिखित लाभ पहुंचाया। अब रूस के साथ जो समझौते हुए, इसमें भारत कितना लाभान्वित हुआ, यहां यह चर्चा किया जा रहा है कि रूस के साथ जो समझौते हमने देखे वह कितना लाभान्वित हुआ। पहला पॉइंट, कश्मीर के प्रश्न पर रूस ने सदा भारत का पक्ष लिया। कश्मीर का जब जब मुद्दा उठा जिस भी बिंदु से, उसमें कश्मीर के मुद्दे पर रूस भारत का हमेशा साथ खड़ा रहा। जब यह मामला सुरक्षा परिषद के समक्ष पहुंचा तो रूस ने भी भारत का साथ दिया। इस मुद्दे पर रूस हमेशा भारत के सहयोग में खड़ा रहा। रूस ने भारत की विशेषकर इन क्षेत्रों में बड़ी
सहायता की। रूस ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन? अंतरिक्ष रक्षा सौदे और नाभिकीय ऊर्जा में रूस का भारत के प्रति एक अच्छा सहयोगात्मक रूप रहा। चेचेनिया में रूस को भी आतंकवाद का सामना करना पड़ा। चेचेनिया में रूस को भी आतंकवाद का सामना करना पड़ा, इसलिए भारत और रूस अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सभी जानकारियों के आदान प्रदान के लिए तैयार हैं। चेचन केंद्रीय एशिया के देशों में देखा जाए तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान में, केंद्रीय एशिया के देशों में पहुंच बनाने के लिए, तो केंद्रीय एशिया में कौन? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। पहुंच बनाने के लिए भारत को या तो अफगानिस्तान में से गुजरना होगा अथवा रूस में से। अगर इन केंद्रीय एशियाई देशों में भारत को जाना है या वहां संबंध अच्छे रखने हैं तो दो ही रास्ते हैं जो हम वहां पहुंच सकते हैं, या हम अफगानिस्तान से जाएं या कहां से? रूस से। तो भारत को या तो अफगानिस्तान से गुजरना होगा अथवा रूस से, यही दो जगह थी। तो हमने क्या देखा? रूस के साथ संबंधों में भारत को क्या लाभ मिला, यह आपने लाभ लिखा। अगला प्रश्न, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिणाम लिखिए। प्रश्न को समझिए थोड़ा। कह रहा कि भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम? भारत जैसे सोवियत संघ का, तो इसके क्या परिणाम हुए? सोवियत संघ के विघटन का कोई एक परिणाम लिखना है। अब यहां देखें कि जब सोवियत संघ के विघटन से विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भाई दुर्विधीय संघ का विघटन ही अगर देखा जाए तो विश्व राजनीति में भी परिवर्तन ला दिया। जहां ध्रुवीय देशों के रूप में पूरा विश्व खेमों में बटा हुआ था, वहां एक ध्रुवी का शुरुआत हो गई। तो यह सोवियत संघ का विघटन केवल सोवियत संघ के लिए नहीं कहा जाए कि विश्व राजनीति में ही एक आमूलचूल परिवर्तन होता दिखाई देता है, या एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में केवल अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति रह गया। भाई पहले था दो महाशक्तियां विश्व के अंदर कार्य कर रही थी, कौन? एक सोवियत संघ, दूसरा अमेरिका। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो महाशक्ति के रूप में आज कौन सिर्फ बचा था? केवल महाशक्ति के रूप में एक बचा, कौन? अमेरिका। इसी कारण इसने भारत जैसे, अब यहां स्थिति को जानिएगा, पूरा दुनिया परिवर्तन हुआ, एक ध्रुवी समाप्त हुआ तो महाशक्ति कौन बना? अमेरिका। अब हम भारत की तरफ देखते हैं कैसे क्या होती है। जब यह कंडीशन हुआ तो इसी कारण इसने भारत जैसे विकासशील देशों को सभी प्रकार से प्रभावित करना शुरू कर दिया। सभी प्रकार से विकासशील देशों को सभी प्रकार से भारत जैसे अन्य विकासशील देशों को भी यह मजबूरी थी कि वे अपने विकास के लिए अमेरिका के साथ चलें। जब यह कंडीशन हुआ तो विकासशील के देशों को प्रभावित करना भी शुरू कर दीजिए। अब भारत जैसे अन्य विकास देश के लिए यह एक मजबूरी थी कि वह अपने विकास के लिए अमेरिका के साथ चले। अब सोवियत संघ के विघटन से अमेरिका का विकासशील देशों जैसे अफगानिस्तान, ईरान, इराक में अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ गया। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और विश्व केवल एक ध्रुवीय व्यवस्था हो गई, विश्व में महाशक्ति के रूप में अमेरिका उभरा, तो अब सोवियत संघ का विघटन होने के कारण अमेरिका का विकासशील देशों में अगर उसका देखा जाए घुसपैठ तो इतना ज्यादा था कि अफगानिस्तान, ईरान, इराक में उसका अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने लगा। पहले क्यों नहीं कर पा रहा था खुलकर? क्योंकि सोवियत संघ कहीं न कहीं अपोजिट में खड़ा हो जाता था और अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ गया। विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर, विश्व के जो भी महत्वपूर्ण संगठन थे, एक ध्रुवीय व्यवस्था पर एक महाशक्ति के रूप में उभरकर अमेरिकी प्रभुत्व कायम हो गया।
विश्व के जितनी बड़ी महत्वपूर्ण संगठन थे, उन महत्वपूर्ण संगठनों पर अब किसका प्रभाव जम गया? अमेरिका का, जिससे भारत जैसे देशों को इनसे मदद लेने के लिए परोक्ष रूप से अमेरिकी नीतियों का ही समर्थन करना पड़ा। यह भारत के लिए एक मजबूरी थी कि पूरी विश्व व्यवस्था में जो बदलाव आया, भारत की नीतियों ने भी परिवर्तन किया। और भारत की नीतियों में क्या परिवर्तन आया कि अमेरिकी नीतियों का समर्थन उनको करना पड़ा और एक आवश्यकता थी। अगला प्रश्न देखिए, यूरोपीय संघ की स्थापना का उद्देश्य था। यूरोपीय संघ की स्थापना का क्या उद्देश्य था? यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई, इसके क्या उद्देश्य थे? यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई? 2 इसमें कारण बताना है। तो चलिए देखें। यूरोपीय संघ की स्थापना का उद्देश्य सभी देशों में समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति को अपनाना था। ये अति लघु उत्तरी में पूछा गया होगा, तो यहां मूल बातें कह रहा कि यूरोपीय संघ की स्थापना का जो उद्देश्य है, उसका केवल यूरोपीय संघ की स्थापना का केवल जो उद्देश्य बताया जा रहा कि क्यों यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, तो इसका उद्देश्य सिर्फ था कि सभी सदस्य देशों में, यूरोपीय संघ के जो भी सदस्य देश हैं, पूरे विश्व की बात नहीं है, यूरोपीय संघ का इसीलिए स्थापित हुआ कि इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि यही उद्देश्य था कि सभी सदस्य देशों में समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति को अपनाया जाए। यूरोपीय संघ में जितने भी राज्य शामिल हैं, उसका एक उद्देश्य था कि सभी सदस्य देशों में एक क्या हो, समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति को अपनाया जाए। समान विदेश नीति और सुरक्षा एक ही होनी चाहिए। कहां? यूरोपीय संघ के अंदर। देखिए, यूरोपीय संघ की सफलता के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। यूरोपीय संघ की सफलता के क्या कारण थे, यहां पर यह उल्लेख करना है। 1 नवंबर 1993 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने यूरोपीय संघ का नाम अपना लिया। 1 नवंबर 1993 से पहले यूरोपीय आर्थिक समुदाय नाम था। इस यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने यूरोपीय संघ का नाम अपने आप को क्या बना लिया? यूरोपीय संघ। पहले नाम क्या था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय। अब यह क्या बन गया? यूरोपीय संघ अपना लिया। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या 28 है। यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश हैं, इनकी संख्या कितनी है? 28 है। इसमें शामिल देशों की साझीकृत नीति है। इसमें यूरोपीय संघ में कुल 28 देश हैं। इन देशों की जो साझी नीति कृषि नीति है, इसमें शामिल देशों की क्या है? एक नीति क्या, पॉलिसी क्या है? साझी कृषि नीति है। खाद्य पदार्थों का एक बड़ा हिस्सा संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत दान में दिया जाता है। किसके द्वारा? यूरोपीय संघ द्वारा खाद्य पदार्थों का एक बड़ा हिस्सा संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत दान में दिया जाता है। विश्व के आर्थिक मामलों में यूरोपीय संघ की प्रमुख भूमिका है। यूरोपीय संघ का एक साझा बाजार और एकीकृत, इनका एक साझा बाजार है। और इन यूरोपीय संघों में जो 28 राज्य शामिल हुए हैं, इनकी एक एकीकृत क्या है? एक ही प्रकार की मुद्रा है। यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन है। यह कैसा संगठन है? एक अधिराष्ट्रीय संगठन है। अर्धराष्ट्रीय संगठन है। अगला प्रश्न देखिए, यूरोपीय संघ को कौन सी बातें प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है? यूरोपीय संघ की कौन सी बातें प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है? कौन सी बातें इन्हें क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं?
तो देखें यूरोपीय संघ के प्रमुख उद्देश्य, यूरोपीय संघ के प्रमुख उद्देश्य हैं क्या? ये जो संगठन बनाया गया यूरोपीय संघ, पहले इसका यूरोपीय आर्थिक समुदाय नाम था, ये क्या बन गया? यूरोपीय संघ। अब यूरोपीय संघ का उद्देश्य क्या है? देखिए पहला उद्देश्य लिखा जा रहा आर्थिक एकीकरण, अर्थात आर्थिक एकीकरण का मतलब क्या? अर्थात वस्तुओं, व्यक्तियों और पूंजी का एक देश से दूसरे देश में बेरोक टोक आना जाना। आर्थिक एकीकरण का क्या है कि वस्तुओं और व्यक्तियों और पूंजी का, वस्तु, व्यक्ति और पूंजी का एक देश से दूसरे देश बिना बेरोक टोक के आना जाना। दूसरा है कि सदस्य देशों की कृषि व्यवस्था और इसके उद्योग धंधों का विकास। इसमें जो 28 राज्य शामिल हुए हैं, इन सारे 28 राज्य के सदस्य देशों की कृषि व्यवस्था और उद्योग धंधों का विकास करना। तीसरा, साझी विदेश और सुरक्षा नीति। इन सभी 28 राज्यों के जो भी शामिल हुए हैं, इन राज्यों के साझी विदेश और सुरक्षा नीति, जिससे कि इस क्षेत्र में शांति बनेगी। इनका एक साझी विदेश नीति है और उसी सुरक्षा नीति के तहत ये आगे शांति बना के रखते हैं। यूरोप दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका झेल चुका है, दूसरे विश्व युद्ध में यह देख चुका है और नहीं चाहता कि फिर से ऐसी स्थिति पैदा हो। साझी मुद्रा और एक केंद्रीय बैंक के माध्यम से यूरोप में आर्थिक व मुद्रा संबंधी स्थिरता लाना। साझी मुद्रा और एक केंद्रीय बैंक के माध्यम से यूरोप में आर्थिक व मुद्रा संबंधी स्थिरता लाना। अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच अंतराल को भरने के लिए विकासशील देशों को मदद पहुंचाना। अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच की जो खाई बनी हुई है, इसे भरने के लिए विकासशील देशों को मदद पहुंचाना। छठा, पर्यावरण में सुधार के लिए जंगलात, नदियों, वन्यजीवों की रक्षा करना। यह यूरोपीय संघ के प्रमुख उद्देश्य हैं। यूरोपीय संघ ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कई मौकों पर कठोर कार्रवाइयां की। नाइजीरिया में मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वालों को मृत्युदंड दिया गया था। नाइजीरिया में मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वालों को क्या दिया गया था? मृत्युदंड दिया गया था। इसलिए 1995 यूरोपीय संघ के सभी सदस्यों ने नाइजीरिया के साथ राजनयिक रिश्ते तोड़ दिए। यूरोपीय संघ के सभी सदस्य ने नाइजीरिया के साथ क्या किया? अपने राजनयिक रिश्ते तोड़ दिए। क्यों तोड़े? क्योंकि नाइजीरिया में मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वालों को क्या दिया गया था? मृत्यु दंड। मानवाधिकार के लिए जो मांग कर रहे थे, संघर्ष कर, उन्हें मृत्युदंड दिया गया। जिसका परिणाम क्या हुआ? 1905 और 1995 में यूरोपीय संघ के सभी सदस्यों ने नाइजीरिया से अपने राजनयिक रिश्तों के जो संबंध थे वो क्या किए? तोड़ दिए। 1947 ईस्वी में अमेरिका की विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने एक यूरोपीय उत्थान कार्यक्रम प्रस्तुत किया। घटना देखिए, 1947 में अमेरिकी विदेश मंत्री कौन थे? जॉर्ज मार्शल ने एक यूरोपीय उत्थान कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस यूरोपीय उत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य था कि यूरोप को भूख, गरीबी और आर्थिक अव्यवस्था से मुक्ति दिलाई जाए। जॉर्ज मार्शल ने यूरोपीय उत्थान कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य, यूरोपीय उत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इसका सिर्फ उद्देश्य था कि यूरोप को भूख, गरीबी और आर्थिक व्यवस्था से, यूरोप को भूख, गरीब और आर्थिक व्यवस्था से मुक्ति दिलाई जाए। अमेरिका ने यूरोपीय देशों के पुनर्गठन में उन्हें भरपूर सहायता देने का आश्वासन दिया। यूरोपीय देशों के यूरोपीय संघ के रूप में एकीकरण से अमेरिका का वह मंतव्य पूरा हुआ कि यूरोप एक सक्षम और संपन्न देशों के समूह के रूप में एकीकृत हो। यह अमेरिका सोचता था, मानता था कि अमेरिका
एक सक्षम और संपन्न देश के समूह रूप में एकीकृत हो या उसकी मनोकामना पूरी हो यूरोपीय संघ के गठन के द्वारा। दक्षिण एशिया के किन्हीं 4 देशों का नाम लिखिए। दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों, यहां देखिए 4 देशों का नाम लिखने के लिए कभी पूछ लेता, कभी 2 देश। तो दक्षिण एशिया के कौन से 4 देश हैं, आप जान ही रहे हैं। अगर दें तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। दक्षिण एशिया के ये 4 महत्वपूर्ण आप जरूर याद रखिएगा। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान आदि भी हैं, लेकिन 4 आप याद रखिएगा। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। दक्षिण एशिया के 4 महत्वपूर्ण देश हैं। आइए, सार्क की स्थापना कब हुई, इसका पूरा नाम बताइए। सार्क, सार्क है क्या? यहां देखिए, सार्क की स्थापना कब हुई, इसका पूरा नाम बताइए। अब आइए, सार्क है क्या? सार्क देखिएगा, सार्क अर्थ है साउथ एशियाई एसोसिएशन। यहां देखें, सार्क की स्थापना जो हो रही है, एक ऐसा संगठन है सार्क जिसकी स्थापना आप देखेंगे 1985 में है। इसे कहा जाता है, जो स्थापना हुआ 1985 में, इस स्थापना का से जो संगठन बना उसका नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। सार्क का मुल्क है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। सार्क क्या? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, मतलब दक्षिण एशिया के जो राज्य हैं उनका अपना क्या है? संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। स्थापना कब हुई? 1985 में इसकी स्थापना की गई। अब आइए, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सार्क के वर्तमान सदस्य देश हैं। तो वर्तमान सदस्य कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये 8 ऐसे देश हैं जो सार्क के वर्तमान सदस्य हैं। तो स्थापना कब हो रही है? 1985 में। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य। क्वेश्चन के नेचर को देखकर ध्यान जाइएगा, काफी लघुत्तरी से चल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन है क्या, तो पहले जानिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हो रही है। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में की गई। उद्देश्य इसका क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य क्या है, तो इसका सिर्फ उद्देश्य है कि लोगों के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में की गई और इनका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा करना या स्वास्थ्य स्तर को बनाए रखना, उसे मेंटेन करना, उसे आगे बढ़ाना। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की उस एजेंसी का नाम लिखिए जिसका संबंध शिक्षा एवं संस्कृति से है। संयुक्त राष्ट्र की उस एजेंसी का नाम बताइए जिसका संबंध किससे है, शिक्षा एवं संस्कृति से।
तो शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित वह संगठन है यूनेस्को। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी? यूनेस्को का संबंध शिक्षा एवं संस्कृति से है। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले किन्हीं दो गैर सरकारी संगठनों का नाम बताइए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले किन्हीं दो गैर सरकारी संगठनों के नाम बताइए। गैर सरकारी संगठन कौन? एक तो नाम अभी अभी बताए, यूनेस्को, और दूसरा है यूनिसेफ। ये दोनों गैर सरकारी संगठन है। कौन कौन से? यूनेस्को और यूनिसेफ। बढ़ूं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं दो विशिष्ट अभिकरणों के नाम ले। अंगों के नाम में पूरा जैसा प्रश्न है। अब यहां कहा किन्हीं दो विशिष्ट अभिकरण, तो दो अभिकरणों का नाम लिखना है। अब यहां जानिए प्रश्न का नेचर जैसे हो, मान लीजिए तो लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी का चल रहा, तो संयुक्त राष्ट्र के अंगों के नाम में तो यहां याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र के अगर अंग बताना है तो आपको लिखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंगों का नाम तो बताने के पहले आपको क्या लिखना है? संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, और उन 6 अंगों में पहला महासभा, पहला कौन सा है? महासभा। दूसरा सुरक्षा परिषद, पहला कौन सा है? महासभा। दूसरा सुरक्षा परिषद। तीसरा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। तीसरा क्या है? आर्थिक और सामाजिक परिषद। चौथा न्यास परिषद। पांचवा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो अब अगर यहां आपको ये सारे याद हैं तो 6 पूछे तो 6 संपूर्ण, अगर अंगों का नाम पूछे तो संपूर्ण लिख देना। अगर इसमें से 2 पूछ रहा है तो किन्हीं को लिखा जा सकता है, चाहे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, कुछ भी लिखा जा सकता है। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के दावे के लिए कोई 2 तर्क दीजिए। भारत के संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के दावे के लिए 2 तर्क देना है। अब यहां देखिएगा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता इसलिए मिलनी चाहिए। भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए? क्या तर्क दे रहे हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र संघ की कहां? सुरक्षा परिषद की अस्थायी इसलिए मिलनी चाहिए। बताया जा रहा क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां सबसे, यहां की कुल जनसंख्या का 1/5 भाग निवास करता। यहां विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का 1/5वां भाग कहां? भारत में निवास करता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों में दी गई अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भारत को जो भी भूमिकाएं दी गई हैं, उस भूमिकाओं को एक जिम्मेदारी पूर्ण रवैये से पूरा किया है। इसीलिए इसे सुरक्षा परिषद में सदस्यता मिलनी चाहिए। 2 कारण। पहला कारण, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दूसरा, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिली हुई है उसे बखूबी भारत के द्वारा निभाया गया है। इसलिए इसे सुरक्षा परिषद की सदस्यता मिलनी चाहिए। अगला देखिए, सुरक्षा परिषद के कार्य क्या हैं? सदस्यता के लिए इतनी मारामारी मची है तो कार्य को भी जान लें कि भाई सुरक्षा परिषद का कार्य है क्या। अब आइए,
अंतरराष्ट्रीय, इसका प्रमुख कार्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय क्या हो? शांत। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनी रहे, यह सुरक्षा परिषद की पहली जिम्मेदारी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या बना रहे? शांति और सुरक्षा कायम रहे, यह सुरक्षा परिषद की पहली जिम्मेदारी है। दूसरा, विवादों को शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुरक्षा परिषद अनेक कदम उठा सकती है। विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुरक्षा परिषद अनेक कदम उठा सकती है। जिन देशों के मध्य विवाद है उन्हें सुरक्षा परिषद मध्यस्थता, पंच फैसला और न्यायिक निपटारे का सुझाव दे सकती है। सुरक्षा परिषद यदि यह समझे कि उपर्युक्त सभी उपाय अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं तो वह अपराधी राष्ट्र के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही भी कर सकते हैं। अपराधी राष्ट्र के विरुद्ध क्या कर सकते हैं? सैन्य कार्यवाही कर सकते हैं। तो सुरक्षा परिषद के ये क्या हैं? सबसे प्रमुख कारण। पहली जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की क्या है? शांति और सुरक्षा। विश्व के स्तर पर पहली जिम्मेदारी उसकी क्या है? अंतरराष्ट्रीय क्या बने? शांति और सुरक्षा कायम रखना ही पहली जिम्मेदारी किसकी है? सुरक्षा परिषद है। दूसरी जिम्मेदारी है कि किसी भी देशों के मध्य यदि विवाद उत्पन्न होता है उसे शांतिपूर्ण समाधान के लिए कदम उठाए जाएं। कहीं अगर विवाद होता है तो उसके लिए शांतिपूर्ण कदम उठाए जाएं और सुरक्षा परिषद मध्यस्थता या पंच फैसले के में न्यायिक निपटारे का सुझाव दे सकती है। यह सुरक्षा परिषद समझे कि जो उपाय हमने किया वो पर्याप्त सिद्ध नहीं हो रहा है, उससे अपराधी राष्ट्र कार्य कर रहा है, तो ऐसे राष्ट्र के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई कर सकता है। तो वह अपराधी राष्ट्र के विरुद्ध क्या कर देगा? सैन्य कार्यवाही कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के दावे के लिए कोई दो तर्क। अभी तो तर्क पर देखा ही गया था, लेकिन यह अति लघुत्तरी से हम लघुत्तरी का ये भी प्रश्न है, तो इसको देखा जाए कि भारत के संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के दावे के लिए इसमें कौन से दो तर्क हैं जो भारत की सुरक्षा परिषद के? अभी तो हमने बताया कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है, जो अति लघुत्तरी में पूछा गया था, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है। साथ ही साथ ये भी बताया गया आपको कि जो भी सुरक्षा परिषद ने भारत को जिम्मेदारी दी है उसे पूरी लगन और निष्ठा के साथ पूरा किया है। यहां भी वही प्रश्न है, लेकिन थोड़ा नंबर बड़ा है तो बड़ा लिखना पड़ेगा। नंबर का मतलब जब हम ऑब्जेक्टिव में जाएंगे या तब तो एक शब्द रहेगा, अति लघुत्तरी लघुत्तरी में जाएंगे तो कुछ और बड़ा हो जाएगा, दीर्घोत्तरी में सबसे बड़ा रहता है। तो देखिए, भारत को यहां लिखा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता क्यों मिलनी चाहिए पूछा गया है। यहाँ क्या लिखा रहा है? इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे पहला क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है विश्व का, और यहाँ की कुल जनसंख्या का 1/5 भाग निवास करता है। दूसरा दिया जा रहा, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों में दी गई अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग हैं उन अंगों में के तहत जो भी उनको भारत को जिम्मेदारी मिली है उसे वह बखूबी अच्छे ढंग से निभाया। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद के कार्य क्या हैं। अब सुरक्षा परिषद का कार्य क्या है?
तो पहला है कि भाई सुरक्षा परिषद का जो आया वह उसके पीछे एक कारण था, सुरक्षा परिषद इसीलिए लाया गया था कि वह क्या था, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए। इसकी पहली प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे। प्राथमिक जिम्मेदारी यह किसकी है, सुरक्षा परिषद की है। दूसरा, विवादों को शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुरक्षा परिषद अनेक कदम उठा सकती है। जिन देशों के मध्य विवाद उन्हें सुरक्षा परिषद मध्यस्थता, पंच फैसला आदि के द्वारा यह किया जा सकता है। तो यह आपका रहा प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है किस पर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पर। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक वित्तीय एजेंसी है और एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक वित्तीय एजेंसी है और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी है। यह प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान भी माना है, जिसमें इस अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में 190 देश शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने 190 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। इसकी स्थापना कब, 1944 में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब, 1944 में। 1944 में ब्रिटेन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पर आप क्या कहेंगे, पहला वित्तीय एजेंसी है, इसके बाद अंतरराष्ट्रीय भी संस्थान के रूप में जी जाना जाता है। इसका मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय मुद्रा वाशिंगटन डीसी और डीसी में है, जिसमें 190 देश इसमें क्या है, शामिल है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। अगला प्रश्न है, विश्व राजनीति में अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों आवश्यक है। विश्व की राजनीति में अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों आवश्यक है, उल्लेख करिए। अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन 2 से अधिक संप्रभु राज्यों के बीच अंतरराष्ट्रीय संगठन है। जैसे देखें, अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन 2 से अधिक संप्रभु राज्यों के बीच, 2 से अधिक क्या, जो संप्रभु राज्य हैं, प्रभु संपन्न राज्य हैं, उन राज्यों के बीच अंतरराष्ट्रीय एक संगठन है। इसको मान्यता कौन दे रहे हैं, जो संप्रभु युक्त राज्य हैं, प्रभुशाली राज्य हैं, जिसे विकास समस्याओं को सामूहिक रूप से हल करने में सहायता के लिए बनाया गया। यह संगठन का मुख्य कार्य है। इसका सबसे बड़ा जो बनाने का उद्देश्य था, जिन समस्याओं को निपटाने का, हल करने का इसका मुख्य उद्देश्य था, वह था कि जहां भी विकास से संबंधित जितने भी प्रयास हैं उसे सामूहिक रूप से हल किया जाए। ये संगठन वैश्विक समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान प्रायः अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत करने का प्रयास करते हैं। वैश्विक समस्या, विश्व के अंदर कहीं भी अगर कुछ समस्या ऐसी उत्पन्न होती है तो किस रूप में हल करना चाहते हैं, शांतिपूर्ण समाधान अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत करने का प्रयास करते हैं। अगला है, एक ध्रुवी विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका एवं प्रासंगिकता का उल्लेख कीजिए। एक ध्रुवी विश्व में
एक ध्रुवीय विश्व, हमने पहले ही बताया गया है आपको कि शीत युद्ध के बाद दुनिया की तस्वीर कुछ अलग ढंग से बदली, और जो पूर्व में पूरी दुनिया दो ध्रुवीय देशों में बटी हुई थी, वह सोवियत संघ के बाद विश्व एक ध्रुवीय देशों की तरफ बढ़ गया। और यह सब घटना 1985 में गोर्बाचोव के आने के बाद यह नीतियों में बदलाव हुआ, जिसके फलस्वरूप 91 जाते जाते पूरा सोवियत संघ टूटा है। अगला इसी पर है कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका एवं प्रासंगिकता का उल्लेख कीजिए। एक ध्रुवीय देशों में विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ही क्या है? सबसे ताकतवर देश है। एक ध्रुवीय में सबसे ताकतवर देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका तथा शेष विश्व के देशों के मध्य विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप के माध्यम से समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्या कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका तथा शेष विश्व के अन्य देशों के मध्य विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप के माध्यम से समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ, जिससे विश्व का कोई भी देश अपने को वंचित अनुभव न करे, अब सबको न्यायपूर्ण व्यवहार प्राप्त हो। सबको क्या मिले? न्यायपूर्ण व्यवहार मिले। अगला प्रश्न आपका है कि सामाजिक सुरक्षा कवच से क्या अभिप्राय है? सामाजिक सुरक्षा कवच का अभिप्राय क्या है? अब सामाजिक सुरक्षा कवच क्या है, इसे देखें, इसका अर्थ क्या लिया जाए। तो भाई सामाजिक सुरक्षा कवच क्या है? जो सुविधा मिले, जो देश में सुविधाएं उपलब्ध हों, और जो देश के अंदर सुविधाएं हों, जो देश सुविधाएं लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। भाई जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं किसी देश के अंतर्गत लोगों की सुरक्षा प्रदान करती हैं, वही क्या कहलाता है? सामाजिक सुरक्षा कवच। जो सुविधाएं लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, जो सुविधाएं लोगों को क्या कर रही? सामाजिक सुरक्षा दे रही हैं। जो सुविधा लोगों को क्या सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? सामाजिक सुरक्षा कवच। सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। खतरे से आजादी। सुरक्षा का बेसिक भाव क्या है? सुरक्षा का बेसिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है खतरे से आजादी, संकट से आजादी। यही सुरक्षा है, परंतु यह खतरा गंभीर होना चाहिए। यह सुरक्षा क्या है? सुरक्षा से खतरों से आजादी, अर्थात यह जो खतरा दे, खतरों से आजादी, यह जो खतरा हो वह कैसा हो? सामान्य नहीं, गंभीर होना चाहिए। पूर्वी यूरोप के उन देशों के नाम बताइए जो विभाजित होकर अलग अलग देश के रूप में जाने गए। यहाँ कहा पूर्वी यूरोप के उन देशों को नाम बताइए जो विभाजित होकर अलग अलग देश के रूप में जाने गए। तो इसमें है चेकोस्लोवाकिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, बाल्टिक गणराज्य, बाल्टिक प्लस एस्टोनिया प्लस लिथुआनिया। यह रहा पूर्वी यूरोप से उन देशों का नाम जो विभाजित होकर अलग अलग देश के, जिसमें देखा जाए चेकोस्लोवाकिया विभाजित हुआ चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, बाल्टिक गणराज्य, बाल्टिक, एस्टोनिया और लिथुआनिया। ऐसी दो समस्याओं का उल्लेख कीजिए जिनके निपटारे के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है। ऐसी दो समस्याओं का आपको उल्लेख करना है ऐसी दो समस्याओं का उल्लेख करना है जिनके निपटारे के लिए वैश्विक समस्या है, उससे निपटारे के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है। उससे निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। तो कौन कौन सी ऐसी दो समस्याएं हैं आज विश्व के अंदर जिससे निपटने के लिए वैश्विक सहयोग के बिना निपटा नहीं जा सकता? तो पहला है वैश्विक स्तर पर आतंकवाद। पहला क्या है? वैश्विक स्तर पर आतंकवाद और वैश्विक
उष्मायन में वृद्धि, टेम्परेचर का लगातार बढ़ना, आतंकवाद से लड़ना, यह वास्तव में किसी एक देश की समस्या नहीं रह गई है, पूरे विश्व की समस्या है। टेम्परेचर का लगातार बढ़ना, ओजोन परतों में छिद्र हो जाना, अल्ट्रावायलेट किरण का प्रवेश हो जाना, यह मानव सभ्यता के लिए नहीं, मानव के जीवन के लिए ही नहीं, पृथ्वी जितने भी जीवधारी हैं सबके लिए, या कह दीजिए जीवधारी नहीं, जितने भी हैं, चाहे वह अचल चल संपत्तियां भी इससे प्रभावित हो रही हैं। संपूर्ण व्यवस्थाएं इससे काफी प्रभावित हो रही हैं। आज विश्व के सामने यह बहुत घोर संकट के रूप में बना है और इसका निदान अकेले नहीं बल्कि वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। मानव सुरक्षा का क्या अर्थ है? यहां देखें, मानव सुरक्षा का अर्थ है कि एक व्यक्ति की हार हर प्रकार से, एक व्यक्ति, यहां देखिए मानव सुरक्षा का अर्थ क्या है कि एक व्यक्ति की हर प्रकार से रक्षा की जाए, एक व्यक्ति का हर प्रकार से क्या किया जाए, मानव सुरक्षा तो ये एक व्यक्ति का हर प्रकार से क्या किया जाए, रक्षा की जाए। व्यक्ति की गरीबी हो, भूखमरी हो, बेरोजगारी हो, आतंक से रक्षा करना ही क्या है, मानव सुरक्षा है। व्यक्ति का हर प्रकार से सुरक्षा करना ही क्या है, मानव सुरक्षा। अगला, अगला प्रश्न है, आतंकवाद आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या है, इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। आतंकवाद आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या, इसके प्रमुख कारणों का, तो सबसे बड़ी दुनिया के सामने अभी कहा गया जो सबसे बड़ी विश्व के अंतर्गत चुनौतियां बनी हुई हैं, चुनौतियां विद्यमान है, वह क्या है, आतंकवाद। FBI ने इस पर अपना दृष्टिकोण दिया है। उसके अनुसार आतंकवाद किसी सरकार को नागरिक जनसंख्या या उसके किसी भी वर्ग को राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, डराने या विवश करने के लिए व्यक्तियों या संपत्ति के विरुद्ध बल या हिंसा का गैर कानूनी उपयोग है। इन्होंने परिभाषा दी FBI के अनुसार क्या कहा, आतंकवाद किसी सरकार को नागरिक जनसंख्या, नागरिक जो रह रही उस जनसंख्या जो रह रही नागरिक को, उसके चाहे किसी वर्ग को राजनीतिक सामाजिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, डराने या विवश करने के लिए व्यक्तियों या संपत्ति के विरुद्ध बल या हिंसा गैर कानूनी उपयोग है। राजनीतिक असमानता, सामाजिक और आर्थिक असमानता, धार्मिक और राजनीतिक विवाद और भ्रष्टाचार आज आतंकवाद के विभिन्न कारण हो सकते हैं। आतंकवाद के कारण क्या है, राजनीतिक असमानता हो सकता है, सामाजिक और आर्थिक असमानता, धार्मिक और जातिगत विवाद और भ्रष्टाचार आदि आतंकवाद के विभिन्न कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार एवं आतंकवाद समकालीन विश्व की सुरक्षा में किस प्रकार निर्णायक हैं। मानवाधिकार एवं आतंकवाद समकालीन विश्व की सुरक्षा में किस प्रकार निर्णायक हैं, समझाइए। आतंकवाद मानवाधिकारों की अवधारणा के लिए खतरा है। मानव के अधिकारों की, जो मानव की व्यक्तित्व विकास से संबंधित उनके अवधारणा, मानवाधिकार का जो अवधारणा है, देखा जाए तो आतंकवाद वह सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे आतंकवादी जो निर्दोष नागरिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, वे सजा के लिए अवश्य उत्तरदायी हैं, किंतु विधि द्वारा अनुज्ञेय तरीके के अतिरिक्त मानवाधिकारों की हिंसा का न्यायपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवादी कृत्यों को किसी प्रकार न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता, चाहे इसके पीछे उनका लक्ष्य मानवीय ही थी क्यों न हो। स्पष्ट है सभी आतंकवादियों के साथ न तो एक समान व्यवहार अपेक्षित है,
न उनके मानवाधिकार का उल्लंघन। यह अपेक्षित है कि राज्यों को आतंकवादी कृत्यों के कारित होने के समय ही विद्यमान परिस्थितियों के तर्क के मानव अधिकारों के संरक्षण पर विचार किया जाना चाहिए। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और किस लिए आयोजित हुआ? अगला प्रश्न आपका क्या है कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और किस लिए आयोजित हुआ? कहाँ और किस लिए आयोजित हुआ? तो चलिए पृथ्वी सम्मेलन देखा जाए कहाँ हुआ और इसके पृथ्वी सम्मेलन के होने का क्यों आयोजित हुआ, कहाँ और किस लिए आयोजित हुआ, इसकी आयोजित करने के पीछे कारण क्या थे। तो पहले देखें पृथ्वी सम्मेलन कहाँ। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित शिखर सम्मेलन हुआ। 1992 में रियो पर्यावरण संबंधित शिखर सम्मेलन हुआ जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता था। 1992 जो रियो में पर्यावरण संरक्षण पर शिखर सम्मेलन हुआ, इसे ही पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। यह सम्मेलन भविष्य की पर्यावरण चिंताओं को लेकर आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन का बुलाने का मुख्य कारण क्या है कि पर्यावरण को सुरक्षा के लेकर के चिंताएं बढ़ी हुई हैं और इसी चिंताओं को लेकर के यह आयोजित किया जाता है। अगला साझी संपदा का अर्थ बताइए। साझी संपदा का अर्थ बताइए। तो साझी संपदा उन सामूहिक वस्तुओं का, साझी संपदा क्या है? उन सामूहिक वस्तुओं को साझी संपदा कहेंगे। ऐसी सामूहिक वस्तुओं को ही हम साझी संपदा कहते हैं जिस पर अकेले राज का अधिकार नहीं होता है। सामूहिक वस्तुओं को उसी को हम साझी संपदा कहेंगे जिस पर अकेले राज का अधिकार नहीं होता। इनमें महासागर, सीमा क्षेत्र के बाहर, समुद्री क्षेत्र, अंटार्कटिका, वायु अंतरिक्ष का खास वायुमंडल साझी है। तो यहां क्या कहा गया? साझी संपदा का अर्थ क्या समझ में आया कि एक ऐसी संपदा जो को हम साझी कहेंगे जिन पर अकेले राज का, उस संपदा पर अकेले राज का अधिकार न हो करके बल्कि और सारे लोगों का उस पर अधिकार हो। जैसे महासागर किसी अकेले राज का नहीं है, सीमा क्षेत्र के बाहर, समुद्री क्षेत्र, अंटार्कटिका, वायु अंतरिक्ष, आकाश, वायुमंडल इसमें शामिल है। टिकाऊ विकास या सतत विकास किसे कहते हैं? अगला प्रश्न हमारा क्या है? टिकाऊ विकास या सतत विकास किसे कहते हैं? सतत अथवा अस्थायी विकास, सतत या कौन सा? अस्थायी विकास कहते किसको हैं भाई? सतत और अस्थायी विकास है कौन? अब उसी कहेंगे जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाता है। हम कह रहे हैं कि सतत विकास हम उसी को कहेंगे जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनके आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भविष्य की संपदाओं को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान की पीढ़ियों को अपनी क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाए। वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति हो लेकिन भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की जो संपदा है उसको इतना न निचोया जाए कि भविष्य की पीढ़ी के लिए खतरा हो जाए। ऐसे विकास को हम क्या कहेंगे? सतत विकास। वही करा सतत अस्थायी विकास किसे? जिसके अंतर भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए। भावी पीढ़ी मतलब भविष्य की पीढ़ियों के लिए आप जो उनको मिलना चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए उनकी सुरक्षित रखते हुए उससे न समझौता करके, उनसे हमारा कोई उससे समझौता न करते हुए
वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाए, भविष्य की पीढ़ियों के साथ समझौता न करते हुए, ऐसा कोई समझौता न करें कि भविष्य की जो आने वाली भविष्य की पीढ़ियां वह प्रभावित हों, उनके लिए व्यवस्था कायम रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही क्या है, सतत विकास। ब्रंटलैंड रिपोर्ट कब और किस शीर्षक से छपी थी? यह रिपोर्ट कब और किस शीर्षक से छपी थी? तो ब्रंटलैंड आयोग 1985 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त एक 21 सदस्यीय आयोग था। ब्रंटलैंड आयोग कौन क्या है? ब्रंटलैंड आयोग 21 सदस्यीय आयोग था और गठन हुआ था 1985 में, जिसकी अध्यक्षा नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड है। इसकी पहली अध्यक्षा नॉर्वे की कौन है? पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य 1987 में जारी की, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। यह किसके द्वारा नियुक्त किया गया आयोग है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। कितने सदस्य है? 21 है। स्थापना 1985 में। अध्यक्ष कौन? नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। वैश्विक स्तर पर फैलने वाली किन्हीं 2 महामारियों के नाम बताए। वैश्विक स्तर पर फैलने वाली 2 महामारी के नाम: बर्ड फ्लू, कोविड-19। यह 2 महामारियों के नाम है, बर्ड फ्लू और कोविड-19। अगला प्रश्न, ऐसा कोई कारण लिखिए जिसने पर्यावरण के मुद्दे को वैश्विक राजनीति की चिंता बना दिया है। ऐसा कारण बताएं जो पर्यावरण के मुद्दे पर को वैश्विक राजनीति की चिंता बना दिया है। पहला, समुद्रों में बढ़ता प्रदूषण, वनों की कटाई, ओजोन परत का क्षरण, कृषि योग्य भूमि की कमी, स्वच्छ पेयजल की कमी वे कारण हैं जिन्होंने पर्यावरण के मुद्दे को वैश्विक राजनीति की चिंता बना दिया है। यह प्रमुख कारण है जो वैश्विक राजनीति की चिंता बढ़ गई है। इसकी वजह से वैश्विक उष्मायन के किन्हीं 2 दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से वैश्विक उष्मायन सा, जब उष्मा बढ़ा, टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो ध्रुवों की जब टेम्परेचर हाई हो रहा है तो वहां देखिए ध्रुवों की जो बर्फें हैं वह पिघल रही हैं। टेम्परेचर हाई होते जा रहा है, लगातार तापमान बढ़ रहे हैं। तो तापमान बढ़ने से क्या हुआ कि ध्रुवों पर जो बर्फ हैं वह पिघलने लगे, और जब ध्रुवों से बर्फ पिघलने लगे तो समुद्री का जल स्तर क्या हुआ? समुद्र का जल स्तर अपने आप ऊंचा होने लगा, समुद्री जल स्तर में वृद्धि हुई। और जब समुद्री जल स्तर में वृद्धि हुई तो कारण क्या हुआ भाई? टेम्परेचर बढ़ा, जो ध्रुवों पर बर्फ पिघले हुए थे वह पिघलना शुरू हुए। पिघलने जब शुरू हुए तब क्या हुआ? तब समुद्री जल स्तर भी अपने आप उठना शुरू हुआ, और समुद्री जल स्तर जब उठना हुआ तब क्या प्रभाव पड़ा? तब यह प्रभाव पड़ा कि समुद्री तटीय भूभाग के जल जो थे, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में लाने वाले जो भूभाग थे, जो तटों पर भूभाग थे, समुद्रों के किनारे जो भूभाग थे जहां मानव जीवन रहता था, वहां जलमग्न होने का संकट निकल आया। तो वैश्विक उष्मायन का यह पहला परिणाम। दूसरा, पृथ्वी पर वायुमंडलीय तापमान का बढ़ना। पृथ्वी पर लगातार तापमान बढ़ते चले जा रहे हैं। यह वैश्विक उष्मायन का 2 दुष्परिणाम दिखाई दे रहा है कि वायुमंडल का तापमान लगातार क्या रहा है? बढ़ रहा है, जो एक प्रमुख चिंता का कारण है। अगला प्रश्न है, साझी संपदा संसाधनों से आप क्या समझते हैं? अब ये भी चर्चा हुआ, अति लघुत्तरी लघुत्तरी में पूछा गया है, वहां देखिए फिर आया कि साझी संपदा संस्थानों का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर स्पष्ट कर दिए। तो साझी संपदा संसाधनों का क्या अर्थ है? तो साझी संपदा संसाधनों का अर्थ है कि विश्व की साझी विरासत का
साझी समता क्या है? साझी समता का मतलब विश्व की साझी विरासत, और साझी विरासत का अर्थ क्या है कि एक ऐसी संपदा जिस पर किसी एक व्यक्ति, समुदाय या देश का अधिकार न हो। भाई साझी विरासत तभी होगी जब किसी, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे एक समुदाय हो, चाहे देश, एक देश हो, किसी एक का अधिकार ना हो। तभी अगर किसी एक का हो गया तब तो साझी समता नहीं रह गई। किसी एक का अधिकार ना हो बल्कि यह किसका हो? विश्व के संपूर्ण समुदाय का उस पर हक हो। विश्व के संपूर्ण समुदाय का अगर उस पर हक है तो वही संपदा साझी संपदा कहलाएगी। विश्व की साझी विरासत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार तथा संरक्षण का उत्तरदायित्व होता है। न करा विश्व की संपूर्ण समुदाय पर हक हो। विश्व की साझी विरासत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक संसाधनों, भाई प्राकृतिक संसाधन सबकी है ना, इसीलिए सभी लोग उसका सामूहिक क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तब इसीलिए सामूहिक उपयोग अगर किया जा रहा है तो सामूहिक उत्तरदायित्व भी सबका है। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण, निजीकरण एवं पर्यावरण बदलाव के कारण, विकसित देशों के निजी स्वार्थ के कारण बड़ी तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का क्या हो रहा है? दोहन और प्रदूषण बढ़ रहा है, यह निजी स्वार्थ के कारण। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों की अवधारणा की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों की अवधारणाएं किस क्षेत्र से संबंधित है, इसकी व्याख्या कीजिए। आइए इस पर। विश्व का पर्यावरण तेजी से खराब हो रहा है। अभी समझाया गया है क्या? विश्व का जो पर्यावरण है वह तेजी से क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। अधिकांश कारण क्या है? अधिकांश देश, भाई विश्व का पर्यावरण जो प्रभावित हो रहा है उसमें कारण क्या है कि हमारे पर्यावरण, निरंतर पर्यावरण में हरासमेंट हो रहा है। अधिकांश देश जो हैं वह अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं। पर्यावरण के ह्रास होने का प्रमुख कारण क्या है? कि प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक हम क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं। इससे मानव सभ्यता खतरे में पड़ गई है। इसलिए कहा जाता है कि पर्यावरण को बचाने की सभी की साझी जिम्मेदारी है। अर्थात पर्यावरण संरक्षण में प्रत्येक देश की बराबर की जिम्मेदारी हो, परंतु उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के देशों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विचारों में मतभेद है। प्रत्येक देश की बराबर की जिम्मेदारी हो, लेकिन परंतु उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विचारों में क्या है? आपस में मतभेद है। उत्तर और दक्षिणी गोलार्धों के देशों में यह समानता नहीं है, इसमें आपस में क्या है? मतभेद है। उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों का तर्क है विश्व के सभी देश समान रूप से मिलकर पर्यावरण को बचाएं, सभी देश मिलकर बचाएं, परंतु दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देशों का तर्क है कि क्योंकि विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक खराब किया दिया। जो विकासशील देश हैं वो कहते हैं नहीं, यह जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहे हैं, पर्यावरण प्रभावित हुई है, इसमें विकसित देशों का महत्वपूर्ण योगदान है। विकसित देशों के कारण ही पर्यावरण का अत्यधिक नुकसान हुआ है, पर्यावरण प्रभावित हुआ है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण चिंता क्यों आवश्यक है? वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की सुरक्षा एक गंभीर समस्या क्यों बन गई है? आइए इसको देखा जाए। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण के बारे में बढ़ती चिंता के कारण निम्नलिखित हैं। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की सुरक्षा के गंभीर समस्या क्यों बनी है? इसके चिंता के क्या कारण हैं? तो पहला क्या जो कारण है वैश्वीकरण के में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के, इसमें सबसे पहला है कि वनों की अंधाधुंध कटाई। वनों का जो अंधाधुंध क्या हो रहा? कटाई।
वनों की कटाई से पर्यावरण हमारा क्या हो रहा है, असुरक्षित हो रही, वनों की कटाई। अब आइए दक्षिणी गोलार्ध के देशों में वनों की अंधाधुंध कटाई से, जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं उन देशों में वनों का अंधाधुंध कटाई से जलवायु, जलचक्र असंतुलित हो रहे हैं तथा जैव विविधता समाप्त हो रही। जो जैव विविधता थी वह भी धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त हो रही। किसकी वजह से, वनों की अंधाधुंध कटाई से। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, पर्यावरण प्रभावित होने के पीछे क्या है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन से। भाई हमने विकास के मॉडल में देखें अत्यधिक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि इतनी ज्यादा हम निकाल रहे हैं, कारखानों से इतने ज्यादा गैसों का हम उत्सर्जन कर रहे हैं, जिससे इन गैसों के उत्सर्जन के परिणामस्वरूप हमारी ओजोन परत पर, ओजोन गैस की जो परत है वह उससे छिद्र हो गया, ओजोन की परतों पर एक छिद्र पाया जा रहा है और ओजोन गैस की परत के छीड़ होने से अब यहां मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा खतरा पड़ रहा है। कहने का मतलब कि यहां कहा जा रहा है कि अत्यधिक गैसों के उत्सर्जन से हमारे ओजोन परत पर, जो ओजोन गैस पर उसमें भी छेद हो गया और उसमें छेद हो जाने से अल्ट्रावायलेट किरण हमारी पृथ्वी पर पहुंच रही है। अब पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरण पहुंचने के जाते अनेक डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहे हैं। वैश्विक पर्यावरण की किन्हीं दो समस्याओं और उनके निदान के उपाय का उल्लेख कीजिए। वैश्विक पर्यावरण के किन्हीं दो समस्याओं, उनके निदान के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक पर्यावरण के दो प्रमुख समस्याएं हैं। प्रदूषण और कौन सा, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक पर्यावरण की दो प्रमुख समस्याएं हैं। वातावरण को प्रदूषित होने से बचाकर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करके समस्याओं का निदान किया जा सकता है। इस समस्याओं का निदान कैसे किया जाएगा, सबसे पहले बताया वातावरण को प्रदूषित होने से बचाकर और बड़े पैमाने पर हम क्या करें, वृक्षारोपण करके इन समस्याओं का निदान किया जा सकता है। वैश्विक जो पर्यावरण की समस्या है इसे निपटा जा सकता है। इसी के साथ ही बच्चों आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः हम अगली कड़ी में पुनः इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अति लघुत्तरी और लघुत्तरी के जो भी प्रश्न 2024 में आए हुए हैं सारे प्रश्नों पर हम लोग अपना चर्चा करेंगे। तो क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।